आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की माने तो लगभग 2045 तक चाइना की इकोनॉमी यूएस के बराबर पहुंच सकती है, 45 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये शिफ्ट अगले 10 साल में हो सकता है, तो चाइना कुछ अलग प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकता है। चाइना का टारगेट सिर्फ अमेरिका नहीं, चाइना का टारगेट है युआन की सुप्रीमेसी। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि हिस्ट्री उसी पॉइंट पे खड़ी है जैसे 1944 में थी, और एक फुल सर्कल लेने वाली। स्टोरी शुरू होती है 1944 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। यूरोप के बड़े बड़े देश, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो कि सुपर पावर थे बिफोर वर्ल्ड वॉर, सबकी इकोनॉमी टूट गई है। ट्रेड तो छोड़ो, फूड ग्रेन इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्हें चाहिए लोन्स जो रिबिल्ड कर सके उनकी इकोनॉमी। लेकिन एक देश वॉर से मजबूत होकर भी निकला है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। इसी देश में 1944 ब्रेटन वुड्स में 44 देश के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए ताकि नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जा सके। यूएस ने एक ऑफर रखा, आप सभी अपनी करेंसीज को गोल्ड स्टैंडर्ड से नहीं, यूएस डॉलर से बैक करो। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि पहले करेंसी छापते हुए देश गोल्ड को रिजर्व यानी अपने ही सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रख देते थे या लेन कर देते थे। अगर आप ट्रेडिंग के लिए यूएस डॉलर यूज करते हो तो हम गारंटी देंगे, डॉलर 35 के बदले 1 आउंस यानी 28.3 गोल्ड दुनिया का कोई भी देश हमसे ले सकता है। ये बात कहते हुए यूएस ने अपना प्रस्ताव रखा। मतलब बाकी देशों की करेंसीज डॉलर से बैक्ड, डॉलर गोल्ड से बैक्ड। साथ ही यूएस ने स्थापना की आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, वही जो पाकिस्तान जैसे देश को लोन देता है, और उसी पैसे से पाकिस्तान यूएस से फिर हथियार खरीद। नहीं तो डॉलर चलेगा। अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर। जो लोन्स देंगे वो भी डॉलर में, जो वापस आएंगे वो भी डॉलर में। इस पॉइंट से पूरी दुनिया की ट्रेड, लोन, रिजर्व सबका सेंटर बनना शुरू हुआ यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि डॉलर के पीछे था गोल्ड। गोल्ड था सबसे ज्यादा यूएस के पास, यानी ओवरऑल 70% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स वर विद यूएस। डॉलर के सुपर करेंसी बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया पेट्रो डॉलर ने। ऑयल मॉडर्न दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ऑयल था मिडिल ईस्ट के पास, लेकिन टेक्नोलॉजी, मशीन और रिफाइनरीज यूरोप और यूएस की कंपनियों के पास ही थी। यूएस ने सऊदी अरेबिया को एक डील दी, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तेल निकालने और बेचने में टेक्नोलॉजी देंगे, बस एक शर्त, पूरी दुनिया को ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचना। सऊदी मान गया। बाद में बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब देशों ने भी पैटर्न फॉलो किया। अब दुनिया में जिस देश को भी ऑयल चाहिए उसे अपने पास डॉलर रिजर्व रखना ही पड़ता था। यही सिस्टम कहलाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ऑयल बेचकर जो डॉलर मिडिल ईस्ट में जाते थे वो वापस यूएस बॉन्ड, कंपनीज, एसेट में इन्वेस्ट होते थे। मतलब डॉलर में ट्रेड भी, और फिर डॉलर वापस यूएस के बाजारों में। यहीं से डॉलर आखिरकार एक नॉर्मल करेंसी से उठकर एक ग्लोबल सुपर करेंसी बन जाता है। लंबे समय तक सुपर पावर बनाना आसान नहीं है, और यूएस के लिए भी बहुत सारे चैलेंज आए, और उसने उन चैलेंज का स्मार्ट तरीके से सामना भी किया। सबसे बड़ा चैलेंज था गोल्ड के प्राइस को कंट्रोल में रखना, यानी रेगुलेटेड रखना। यूरो उस टाइम पर डॉलर और गोल्ड के बीच एक फिक्स सिस्टम था, जिसे कहते थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जी हाँ, ये उसी जगह के नाम पे है जहां 1944 में यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने की बात हुई थी। इस सिस्टम के अंदर यूएस ने प्रॉमिस कर रखा था कि $35 इज इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड। यानी अगर किसी कंट्री के पास डॉलर है तो वो यूएस को डॉलर देकर फिक्स रेट पर गोल्ड ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर गोल्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ने लगता तो कंट्रीज चीप रेट पे यूएस से गोल्ड ले लेती और मार्केट में महंगा बेच देती। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने यूरोप में एक सिस्टम बनाया, गोल्ड एक्सचेंज का, जहां यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू गोल्ड का बाइंग सेलिंग आर्टिफिशियली मैनेज किया जाता था ताकि मार्केट प्राइस कंट्रोल में रहे। यह सिस्टम ज्यादा टाइम तक चल नहीं सका। 1960s तक आते आते यूरोपियन कंट्रीज को लॉस होने लगा और उन्होंने इस अरेंजमेंट से हाथ पीछे खींच लिया। यूके के लंदन गोल्ड एक्सचेंज पर भी प्रेशर डाला यूएस ने ताकि गोल्ड ट्रेडिंग टेम्परेरी बंद की जा सके।
यूएस धीरे धीरे अपने पास जितना गोल्ड था उससे कहीं ज्यादा डॉलर छापने लगा। उसको लगा सब लोग एक साथ डॉलर के बदले गोल्ड लेने तो आएंगे नहीं, लेकिन 1960s में कई देशों ने अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर ही दिया था और यूएस के गोल्ड रिजर्व तेजी से गिरने लगे। फिर आया 1971 और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया, The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. अब से डॉलर किसी भी प्राइस पर गोल्ड के बदले एक्सचेंज नहीं होगा, यानी डॉलर को गोल्ड से अनपेग कर दिया गया। पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम में केओस मच गया। डॉलर के पीछे कोई सॉलिड बैकिंग नहीं थी, बचा था तो सिर्फ ट्रस्ट। लेकिन यूएस के पास एक ट्रम्प कार्ड था, ऑयल का, यानी पेट्रो डॉलर। तो कंट्रीज मजबूर थी यूएस डॉलर का रिजर्व रखने के लिए। उसके साथ साथ यूएस ने एक और हथियार बनाया जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एटम बम से भी ज्यादा डेंजरस था, स्विफ्ट। ग्लोबल पैसे की आवाजाही के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम है स्विफ्ट। जब भी एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर होते हैं, बैंक्स आपस में सिक्योर मैसेज भेजते हैं स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। अगर किसी देश को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया जाए तो प्रैक्टिकली वो ग्लोबल ट्रेड से कट जाता है, यानी सुपड़ा साफ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएंगे, फंडिंग बंद हो जाएगी और ऑनलाइन पेमेंट्स तक प्रॉब्लम। ईरान और रशिया दोनों इसके एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। अब आता है सबसे बड़ा टूल यूएस का, सैंक्शंस। यूएस दो तरह के सैंक्शन लगाता है। प्राइमरी सैंक्शन यानी यूएस कंपनीज, बैंक, सिटीजन और उनके आम नागरिकों को भी मना कर दिया जाता है कि सैंक्शन देश से कोई बिजनेस नहीं करे। और सेकेंडरी सैंक्शन यानी जो तीसरा देश उस सैंक्शन देश से ट्रेड करेगा, यूएस उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकता है। रिजल्ट, सैंक्शन देश धीरे धीरे पूरे सिस्टम से आइसोलेट हो जाते थे। स्टॉक मार्केट गिर जाता था, करेंसी गिर जाती थी, इन्फ्लेशन बढ़ता था और इन्वेस्टर भाग जाते थे। आज की दुनिया में एक सीधी इक्वेशन है, स्टैंडिंग अगेंस्ट द डॉलर इज इक्वल टू स्टैंडिंग अगेंस्ट द यूएस। और ये सिर्फ किताब की थ्योरी नहीं, इसके रियल एग्जांपल्स हैं। सद्दाम हुसैन ने डिसाइड किया कि इराक अपना ऑयल डॉलर में नहीं यूरो में बेचेगा। ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत इराक ने लगभग 3.3 बिलियन बैरल ऑयल बेचकर करीबन 26 बिलियन यूरो जमा किए। थोड़े ही समय बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए इराक में रिजीम चेंज, वॉर और अंत में सद्दाम को फांसी। لسنة 2005 قرارا هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام. लीबिया के गद्दाफी ने अफ्रीकन यूनियन को कहा चलो अफ्रीका अपनी यूनिफाइड करेंसी बनाए जो डॉलर से अलग हो। लीबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, लेकिन कुछ ही सालों में सिविल वॉर, नाटो स्ट्राइक, गद्दाफी खत्म। Medical reports, he had been shot in the head and abdomen. Some say he was shot during the struggle in the truck. ईरान ने ईरानियन ऑयल बोर्ड शुरू किया। प्लान था ऑयल यूरो में ट्रेड होगा क्योंकि उसके ज्यादातर ट्रेड यूरोपियन देशों से था। फिर क्या हुआ, यूएस ने इतने भारी सैंक्शन लगा दिए कि ईरान की इकोनॉमी हिल गई और ये प्लान भी वहीं रुक गया। दुनिया में ये सारे एग्जाम्पल देखकर एक बात सबके दिमाग में बैठ गई, डॉलर के खिलाफ खड़ा होना मतलब सीधे यूएस जैसे सुपर पावर से टकराना। इसलिए कोई भी कंट्री डॉलर के खिलाफ कदम उठाने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना पेन भी मत दो कि पेन होना ही बंद हो जाए। 2022 यूक्रेन का नाटो के साथ हाथ मिलाना और कहना आप हमारे यहाँ यानी रशिया की नाक के नीचे अपने एयर बेसिस बनाइए, has been seeking security guarantees and also wants to have a more clear timeline, a more clear roadmap for how Ukraine could join the alliance. रशिया भड़क गया और शुरू हुआ यूक्रेन पे हमला। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны. यूएस ने नी जग रिएक्शन करते हुए रशिया पर सैंक्शन लगाए और स्विफ्ट भाई ने एक क्लिक से रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए। ये बाकी देशों के लिए एक सबक था, खासकर
यूरोप के बाहर के देश ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए जिन्होंने लोकल करेंसी में ट्रेड करने पे एम्फेसिस देना शुरू किया। और अब टाइम भी बदल रहा है। 2025 के अक्टूबर तक यूएस का डेट 38 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। ये इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ 71 डेज में ही $1 ट्रिलियन बढ़ा है। सितंबर 2025 तक कर्ज जीडीपी से ज्यादा हो गया है। अब एंट्री होती है चाइना की, यानी कहानी का नया किरदार चाइना। चाइना पिछले कुछ सालों से चुपचाप अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और आपने ये देखा भी होगा कि किस तरह से गोल्ड की कीमत बढ़ी है। आइडिया क्या है? चाइना चाहता है कि गोल्ड को कोलैटरल की तरह यूज करके अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनल ट्रेड में प्रमोट करे। सिमिलर भाषा में जैसे यूएस ने 1944 में यूएस डॉलर के साथ किया। साथ के साथ चाइना यूएस ट्रेजरी जो उसके पास है उसे भी बेच रहा है, जिससे अमेरिका की मुसीबत और बढ़ गई है। यूएस का पावर बेस है पेपर एसेट यानी डॉलर। चाइना अपना पावर बेस बना रहा है हार्ड एसेट यानी गोल्ड। चाइना ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत की है और गोल्ड का नया रोल एक बाजार में लेके आ रहा है। एक ह्यूज फिजिकल गोल्ड मार्केट प्लेस जहां रियल गोल्ड मूव होता है, सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, यहां पर हर गोल्ड बार का रिकॉर्ड होता है, सीरियल नंबर, प्योरिटी, ओनर सब ट्रैक होता है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बेसल 3 यानी बैंकिंग रूल्स के तहत गोल्ड को धीरे धीरे बैंक की बैलेंस शीट पर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का स्टेटस मिलने लगा है और वो टीयर 1 कैपिटल में आने के करीब है। कई एक्सपर्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि आने वाले सालों में गोल्ड पूरी तरह से HQLA यानी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट हो जाएगा, यानी बैंक्स के लिए गोल्ड रखना और उसे यूज करना काफी आसान हो जाएगा। ऑफिशियल्स रूल्स पर अभी डिबेट चल रही है, लेकिन चाइना इस दिशा में अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जितना ज्यादा गोल्ड सिस्टम में कोलैटरल की तरह एक्सेप्ट होगा, उतना ही ज्यादा चाइना का गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। यही वो जगह है जहां से दुनिया मल्टीपोलर फाइनेंस की तरफ बढ़ सकती है, जहां पे एक तरफ होगा यूएस डॉलर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और दूसरी तरफ चाइना अपने हार्ड फिजिकल एसेट गोल्ड को लेके। अब पिक्चर सिर्फ चाइना वर्सेस यूएस की नहीं रही है। यूएस को भी पता है कि सिर्फ डॉलर से पूरी दुनिया को हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए यूएस के अंदर भी बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर काफी डिस्कशन चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तक ओपनली बिटकॉइन को सपोर्ट करने लगे हैं और इसे अमेरिकन क्रिप्टो जैसा एंगल दे रहे हैं। एक तरफ चाइना प्लस गोल्ड प्लस युआन, दूसरी तरफ यूएस प्लस डॉलर प्लस बिटकॉइन और डिजिटल एसेट, यानी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर एक ही किंग पर नहीं टिका रहेगा। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। डॉलर अभी भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, गोल्ड सेफ हेवन और कोलेट्रल एसेट बन जाएगा, बिटकॉइन क्रिप्टो डिजिटल ट्रस्ट लेयर बन सकते हैं, युआन ब्रिक्स करेंसी रीजनल ऑल्टरनेटिव पावर बन सकते हैं। डॉलर की मोनोपोली धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, पर कंप्लीटली खत्म होगी ये मैं नहीं कह सकता। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये चेस गेम है जहां पर हर मूव सोचना पड़ेगा। जो सिस्टम सबसे जल्दी अडॉप्ट करेगा वही फ्यूचर में सरवाइव और थ्राइव करेगा। दोस्तों, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस फाइनेंस पे देखने के लिए मेरा चैनल कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।